क्योंकि श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने मोहम्मद बंगश को हराकर बुंदेलखंड की लाज बचाई, इसलिए 80 साल के छत्रसाल बुंदेला ने उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन शहर पन्ना में एक सभा आयोजित कराई। इस महासभा में बाजीराव पेशवा की तारीफ के पुल बांधे गए और छत्रसाल बुंदेला ने अपने आसन से उठकर उस बात का ऐलान किया जिसकी उम्मीद बाजीराव पेशवा को बिल्कुल नहीं थी। महाराजा छत्रसाल बुंदेला मराठों से विनती करते हुए बोलने लगे कि जिस तरह मराठों ने इतनी दूर से आकर हमारी मदद की है, उसी तरह भविष्य में भी उन्हें मदद करने आना होगा। इस वजह से उन्होंने बाजीराव पेशवा की तरफ देखकर अपने राज्य का 1/3 हिस्सा तोहफे के रूप में देने की घोषणा की। छत्रसाल बुंदेला की बेटी मस्तानी का बाजीराव से शादी होना, ये बात उस करार का आश्वासन था कि बुंदेलों ने मराठों को अपने राज्य का 3रा भाग दे दिया है। उसके बाद बाजीराव पुणे की तरफ निकले तो उनके साथ मस्तानी बाई भी आई। और यहाँ आपको खास रूप से ये भी बता दूं कि उस वक्त मस्तानी अकेले नहीं आई थीं, उनके साथ हजारों आम नागरिक भी आए हुए थे। और ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि उन लोगों में हमारे चैनल के लेखक साहिल परमार के पूर्वज भी थे। आज वे बुंदेलखंडी लोग महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। खैर, मुख्य विषय पर आकर ये भी बता दूं कि महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य का 3रा भाग देने का वादा तो किया था, पर क्या मराठों को वो तोहफा मिला? जी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे महीने बीत गए, पर छत्रसाल के बेटों ने पिता का वादा पूरा किया नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजीराव पेशवा के छोटे भाई श्रीमंत चीमाजी अप्पा को बुंदेला के खिलाफ फौज भेजनी पड़ी थी, लेकिन उससे पहले चीमाजी अप्पा ने बहुत सारे खत भी भेजे थे। पर जब उन्हें पता चला कि छत्रसाल के बेटे हृदय शाह और जगत राय की मंशा मराठों के खिलाफ जाना है, तो चीमाजी अप्पा भी बाजीराव का आदेश लेकर फौज के साथ बुंदेलखंड आ गए। लेकिन आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि छत्रसाल के दोनों बेटे मराठों से नफरत करते थे। उन्हें सिर्फ एक बात का डर था, जिस पर चीमाजी अप्पा ने सोच समझकर निर्णय लिया, जो बुंदेलखंड के लिए बिल्कुल सही था। उस करार पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पेचीदे कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि छत्रसाल बुंदेला ने 4 दिसंबर 1771 में आखिरी सांस ली। उनके परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहे थे, इसलिए छत्रसाल ने मरने से पहले दोनों बेटों को आधा आधा राज्य दे दिया और मराठों को अपने अपने राज्य का 3रा हिस्सा देने को भी कहा। यहाँ आपको ये मालूम होना जरूरी है कि हृदयसा को पन्ना मिला तो जगत राय को जैतपुर मिला, और जो प्रदेश मराठों को मिलने वाला था वहाँ गरीब जनता रहती थी। उस प्रदेश का उत्पादन भी कम था, लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि उस प्रदेश के बाद दिल्ली की सरहद थी। और इसी बात से छत्रसाल के दोनों बेटे परेशान थे कि अगर मराठों ने झांसी के बाद वाले प्रदेश पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर मराठे चढ़ाई करके झांसी को उसमें विलीन कर देंगे। आपको ये भी जानना जरूरी है कि बांदा, झांसी, सागर जैसे आज के जग प्रसिद्ध शहरों की हालत उस जमाने में बहुत ज्यादा कमजोर थी। छत्रसाल के देहांत के 1 साल बाद भी करार पूरा हो नहीं रहा था। ऐसे में छत्रसाल द्वारा भेजे गए 2 वकील हरिदास पुरोहित और आसाराम दोबारा बुंदेलखंड लौट गए। इस वजह से बाजीराव ने काकाजी साहिब के नाम से खत भेजे। बाजीराव छत्रसाल को काकाजी पुकारते थे और मस्तानी से शादी करने के बाद वे उनके रिश्तेदार भी बन चुके थे, इसलिए उन्होंने छत्रसाल के दोनों बेटों के खिलाफ कठोर शब्द नहीं लिखे। उसके बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं आया और आखिरकार 24 दिसंबर 1732 के दिन चीमाजी अप्पा मराठे फौज के साथ बुंदेलखंड हाजिर हो गए। इस आकस्मिक हलचल को देखकर दोनों भाइयों ने करार पर विचार करना शुरू किया। अगर चीमाजी अप्पा नहीं आते तो भी कभी न कभी करार पूरा होना ही था, लेकिन मराठों को करार के अनुरूप धनराशि बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए चीमाजी अप्पा ने अपने सबसे विश्वासु सहकर्मी गोविंद पंत बल्लाल को बुंदेलखंड का सरदार बनाया। आगे चलकर गोविंद पंत बल्लाल को गोविंद बुंदेला इस नाम से पहचान मिली। छत्रसाल के दोनों बेटे और चीमाजी अप्पा के बीच हुए करार में सबसे जरूरी मुद्दा ये था कि अगर मराठे झांसी के बाद वाले प्रदेश पर आक्रमण करेंगे तो जीते हुए प्रांत का दूसरा भाग छत्रसाल के बेटों को देना पड़ेगा। साथ ही चीमाजी अप्पा ने इस मुद्दे को भी रखा
कि अगर मराठे दूसरी लड़ाई में व्यस्त रहेंगे और अगर उनके हिस्से वाले बुंदेलखंड पर आक्रमण हुआ तो जगत राय और उनके भाई को मराठों की ओर से युद्ध करना होगा। तो इस तरह से शर्त रखकर करार हुआ और आधिकारिक रूप से मराठों को बुंदेलखंड मिल गया। यहाँ चीमाजी अप्पा को एक और काम करना था। झांसी के पहले आने वाले ओरछा राज्य से मराठों को चौथ यानी कि सालाना टैक्स मिला नहीं था। ऐसे में करार का काम होते ही चीमाजी अप्पा अपने फौज के साथ ओरछा की तरफ निकले, लेकिन ओरछा के राजा को लगा कि मराठे और बुंदेला छत्रसाल के दोनों बेटे उन पर चढ़ाई करने आ रही हैं, इसलिए ओरछा के राजा ने मुगलों की मदद ली। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। उसे लगा कि अगर मराठे ओरछा से होते हुए दिल्ली आ गए तो बड़ा युद्ध हो सकता है, इसलिए उसने अपने वजीर कमरुद्दीन खान को मोहम्मद बंगश के साथ ओरछा को बचाने के लिए भेज तो दिया, पर बीच रास्ते में खबर मिली कि कमरुद्दीन खान के साले साहब को किसी ने मार दिया है। इसलिए बदला लेने के लिए मुगलों का वजीर अपने मन से ही मुहिम से छूट गया। ऐसे में सिर्फ मोहम्मद बंगश अकेले रहकर मराठों का सामना कर नहीं सकता था। इससे पहले जब उसने छत्रसाल बुंदेला पर हमला किया था तो बाजीराव ने उसे करारी मात दी थी, इसलिए वो डर के मारे दिल्ली लौट गया और दूसरी तरफ चीमाजी अप्पा भी ओरछा से चौथ लेकर पुणे की ओर रवाना हो गए। तो इस तरह से मराठा और बुंदेलखंड के रिश्ते का सिलसिला शुरू हुआ और अंग्रेजों के साथ हुए 1857 की लड़ाई तक बुंदेलखंड के राजाओं ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मराठों का साथ निभाया। आपको ये भी बताना जरूरी है कि पानीपत के युद्ध में जहां बड़े बड़े राजपूतों ने मराठों को मदद करने से इनकार किया था, वहीं बुंदेलखंड के सभी राजाओं ने मराठों का साथ दिया। 100 साल बाद अंग्रेजों द्वारा बुंदेलखंड के छोटे बड़े राज्यों का विघटन भी इस कारण से हुआ क्योंकि वहां के राजाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से मराठों की मदद की थी।